हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपके लिए बेहद जरूरी। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं और आज की सीरीज, जी हाँ, आज की सीरीज लाइव क्लास सीरीज 294, जी हाँ 294 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न। जी हाँ, कुछ प्रश्न का मतलब है ये 131 लाइनर क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और यहाँ पर आप चाहे कर रहे हैं किसी भी प्रकार के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। जी हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, कई बार थंबनेल के अंदर या फिर हम जो आपको थंबनेल दिखाते हैं या फिर हम सीरीज के बारे में बताते हैं, आपको लिखा रहता है कि ये LT ग्रेड के लिए है, एस्टेट के लिए है या फिर TGT PGT। भाई कोई भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें सब ये सीरीज आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो किसी भी सीरीज को आप उठा के देख लीजिए, आपको वहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। जी हाँ, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो बना हुआ होता है जल का। जी हाँ, पानी हमारे शरीर में एक कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट्स है। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की फील्ड की तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो कौन सा सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स है जो आपको जरूरी है। तो भाई न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो आपने जरूर देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, आपके विटामिन्स है और फिर लास्ट में हम नाम लेते हैं वाटर। और अगर आप वाटर के बारे में जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, इट्स अ लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं ना मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो में होते हैं वो जो हम बड़ी मात्रा में लेते हैं और सबसे बड़ी मात्रा हम लेते हैं पानी की। जी हाँ, हम पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, तो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट रहती है हमारे फूड के कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो भाई आपको कहीं कहीं पर किसी भी बुक्स में या फिर कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो वहां पर दिया रहता है कि आपको 60 से लेकर 70%। जी हाँ, 60 से लेकर 70% तक हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा रहती है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के बने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लगभग यहाँ पर आपके शरीर में 65%, जी हाँ 60 से लेकर 70 का मतलब एक हम ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एवरेज है 65% के करीब आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है वो पाया जाता है। अब देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और इसके साथ में आयोडीन है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है। और मिनरल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मिनरल्स में लोहा है, सोडियम है, आयोडीन है और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक आपका ये कह सकते हैं कि एक सबसे मेन कॉम्पोनेंट्स है जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स या फिर ये कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं ना आत्मा और परमात्मा, तो भाई आत्मा का मतलब यही है एक प्राणवायु। जी हाँ, ऑक्सीजन ही है सबसे मेन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम में से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कैल्शियम। और याद रखिए भाई, अगर आप जो आपकी न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो पोषक तत्व होते हैं उसमें 2 तरह के आपके रहते हैं। एक तो रहते हैं मैक्रो जो आप बड़ी अमाउंट में लेते हैं और एक होते हैं माइक्रो। तो माइक्रो के अंदर आते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स। और अगर हम मिनरल्स को भी कैटेगराइज करते हैं तो मिनरल्स भी 2 तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे मैक्रो मिनरल्स और एक हो जाएंगे आपके माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके शरीर में आपको ज़रूरत रहती है। तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो ये आपके कह सकते हैं कि मैक्रो मिनरल्स हैं जो आप बड़ी मात्रा में आपके शरीर के लिए ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि वयस्क मानव में हड्डियाँ होती हैं। तो भाई जो वयस्क मानव है उसके अंदर हड्डियाँ हैं वो 206 हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि मानव कंकाल में अब तक की ज्ञात हड्डियों की संख्या
कितनी है, तो ये भी 206 है। ठीक है भाई, वयस्क का मतलब है कि जो आपके पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, परिपक्व का मतलब है जो मैच्योर हो जाते हैं, जिनकी बॉडी की ग्रोथ है कंप्लीट हो जाती है, तो उनके अंदर जो आपके कह सकते हैं कि जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो 206 होती है। और अगर हम एक न्यू बोर्न बेबी की बात करें तो वहां पर लगभग 300 के करीब है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो भाई देखिए यहां पर कई तरह से देखिए एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को कई तरह से मॉडिफाई करके आपको पेश किया गया है। ठीक है, पहले पूछा गया था वयस्क, उसके बाद में ज्ञात संख्या, और अब यहां पर बोल दिया है कि 20 वर्ष की आयु के ऊपर। ठीक है, मींस आप जब 20 साल के हो जाते तो कितनी हड्डियां, तो भाई 206 ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपीज हो जाएगा। भाई कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका, और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि एक जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, एक पहली क्लास में जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी अब बता देगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, क्योंकि छोटी आप ये कह सकते हैं जो आपकी क्लासेज हैं उन क्लासेज के अंदर ही ये पढ़ाया जाने लगा है। तो सबसे छोटी है आपकी स्टेपीज, और इसका अगर हम आकार की बात करते हैं तो एक आप राइस, जी हाँ, एक चावल का दाना लीजिए, उसके आकार की ही एक बिल्कुल छोटी सी हड्डी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। तो भाई ये जो स्टेपीज है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके कान के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब मैंने कह दिया कि ये चावल के आकार का जो दाना होता है ना, उसके आकार का है। अब कुछ साथी बोलेंगे सर हमें कौन सा लेना है, बासमती लेना है या फिर दूसरे जो चावल है। भाई बासमती या वगैरह आप उसकी क्वालिटी पे मत जाइएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं उसकी जो स्पीसीज है उस पर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एक हम चावल दिए, मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में होती है कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये टोटल 28 है। भाई खोपड़ी का मतलब सिर्फ यहाँ पर आपका स्कल की बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर आपकी जो फेशियल बोन है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल 8 आपके शरीर आपके कह सकते हैं कि जो आपका स्कल है, और उसके बाद में 14 आपकी फेशियल है। ठीक है, और उसके बाद में आपकी जो माउथ की रह जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मैग्नीशियम। अच्छा चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर आपकी 8 है स्कल की है। ठीक है, उसके बाद में 6 कान की हो जाती है और 14 आपकी फेशियल बोन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर एक जबरदस्त, और यहाँ पर चलिए आंसर पहले ही देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े नाम लिखे गए, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम फास्फेट, तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लक्षण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा होता है, तो ये है आपका कैल्शियम फास्फेट। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं वो हमारी बॉडी की जो आपकी बोन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बोन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो जो कैल्शियम फास्फेट है वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी आप ये कह सकते हैं कि जो बोन्स की आपकी कह सकते हैं डेंसिटी बनाने के लिए बहुत जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, तो टोटल भाई पसलियों के जोड़े पूछे गए हैं, मींस जो रिब्स होती है उसके पैर कितने हैं, तो 12 हो जाएंगे, और अगर आप इसको वैसे इंडिविजुअल काउंट करते हैं तो ये 24 टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो ये ठोस होती है। ठीक है, सॉलिड रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो यहाँ पर ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से निकलती हैं, तो कितनी निकलती हैं, यहाँ पर ये जोड़ियां पूछी गई हैं, तो ये टोटल आपकी 31, जी हाँ 31 जोड़ी आपकी तंत्रिका तंत्र की निकलती है। अब कैसे निकलती है इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपकी अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें जो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसके अंदर जो यहाँ पर रिब्स की सॉरी हम वर्टिब्रा की बात करते लेते हैं, तो 33 जोड़े आपके रहते हैं। ठीक है, 33 जोड़े नहीं, 33 आपकी टोटल वर्टिब्रा रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हम अडल्ट हो जाएंगे, तो अब हमारे अंदर ये रहती है 26। ठीक है, तो यहाँ पर इतना याद रखिए कि भाई आपकी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, देखिए ये हड्डियाँ ऐसे जुड़ी हुई है, ड्रिप्स है, तो इनके बीच से यहाँ पर एक है। ठीक है, बीच से इसमें एक आपका क्रेनियल ये जो आपकी जोड़ी है तंत्रिका तंत्र की, ये निकलती चली जाएगी, तो टोटल 31 होती है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है, क्या करता है भाई सूसू की बात कर रहा है, तो सूसू कितना करता है, लगभग ऑन एन एवरेज हम निकालते हैं तो ये है 1.5 लीटर पेशाब। जी हाँ, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर के करीब
जीव है वो पेशाब हम यूरिन करते हैं। और आप यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन, देखिए यूरिन का मतलब है कि आपकी जो किडनी है वो इतना काम करते हैं, इतना काम करती है कि आपके पूरा का पूरा जो ब्लड का प्योरिफिकेशन है वो इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पानी पीते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाई हड्डियों को बांधने का काम अगर करते हैं तो ये होते हैं आपके स्नायु या फिर इसको आप लिगामेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो किसकी बनी रहती है? देखिए जब आप खाना खाते हैं तो आपके भोजन के कण है, ठीक है, आपका जो सलाइवा है, ठीक है, और जो आपके मुंह के अंदर एसिड होता है, बैक्टीरिया होता है, उनसे आपके दांतों के ऊपर परतें बन जाती हैं। तो भाई बिल्कुल टूथब्रश से बिल्कुल करते रहिए। अगर टूथब्रश नहीं है तो भाई आप नीम है, बबूल है, ठीक है, तो आप इनकी दातुन बनाकर कीजिए। भाई बिल्कुल, मैं कल एक चीज़ पढ़ रहा था और मैंने वहाँ पर ये देखा कि अमेरिका है जो आपकी फॉरेन कंट्री है, जो बड़े बड़े आपके कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके अंदर जो भाई नीम और बबूल की दातुन 2-2 3-3 डॉलर की वहाँ पर बेची जाती है। तो भाई यहाँ पर आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो और भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं पर भी चले जाइए आपको प्रकृति के अंदर ये चीज़ें नेचुरल मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो भाई जो नाखून और हमारे बाल बने होते हैं ना वो मृत कोशिकाओं के बने रहते हैं। ठीक है, मीन्स जो डेड सेल्स होते हैं उन डेड सेल्स के ये बने रहते हैं, तो इनके अंदर द्रव्य भरा रहता है जिनके अंदर आप ये कह सकते हैं ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है। तो भाई अगर आप हड्डियों का निर्माण और दांतों का निर्माण मीन्स यहाँ पर अगर उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा करना चाहते हैं, मीन्स जो बॉडी है वो अपने आप उसका कंस्ट्रक्ट करती है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कैल्शियम और फास्फोरस। सीधा सा आप एक ऐसे समझ लीजिए कि भाई आपको जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आपको चूने की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक वैसे ही आप अगर अपने शरीर का अच्छा निर्माण करना चाहते हैं, अपनी हड्डियों को और भी मजबूती देना चाहते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है। भाई सीधी सी बात ये बोल रहा है कि आपकी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, इसको सही तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका बॉडी तभी डाइजेस्ट करेगा तब आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आयोडीन है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी नहीं है। किसके? दांतों की और अस्थियों की बात कर रहा था कि उनकी मजबूती का निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आयोडीन मेनली आपकी जो थायरोक्सिन ग्लैंड है उन थायरोक्सिन ग्लैंड्स के आप ये कह सकते हो जो थायराइड ग्लैंड्स है उन थायराइड ग्लैंड्स की आप ये कह सकते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अच्छी तरह से बने, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर ये आयोडीन जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आयोडीन की अगर ज़्यादा मात्रा आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप आयोडीन अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो ये नपुंसकता, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बांझपन और ह्यूमन फर्टिलिटी को कम भी करता है, तो इसी को आप प्रॉपर अमाउंट में लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, कितने? तो 20 जो दांत है वो आपके कह सकते हैं कि बार बार आते हैं। बार बार का मतलब है कि 2 बार ही आएंगे। ठीक है, एक बार आप इसको कह सकते हैं कि एक ये मिल्क टीथ इनको आप कह सकते हैं, ठीक है, दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटस में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? भाई सीमेंटस नाम है, ये भी मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन अस्थि है, दंतवल्क है, ये समझ में आ गया है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये एनेमिल होता है, ठीक है, दांत का एनेमिल, ठीक है, डेंटिन। तो ये जो भाग होते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो ये होता है दांत का एनेमिल। ठीक है, इसको आप दंतवल्क कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो ये मैंडिबल जो, ठीक है, आपकी जो जबड़े की मसल्स है वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है। आगे है मिलान करना है आपको, जी हाँ, कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो ये पहले ही ऑलरेडी सुमेलित हैं, मीन्स इनको अच्छे से मिलाया गया है, तो मिलान पहले ही कर लिया गया। देखिए जो ब्रेस्ट बोन होती है इसको कहा जाता है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम, आप इसको उरोस्थी भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, और स्टर्नम के ऊपर ही आपकी जो रिब्स है वो अटैच रहती है। नेक्स्ट है फिर आपका कॉलर बोन। कॉलर बोन को कहा जाता है, हिंदी के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको जत्रुक कहा जाता है कॉलर बोन को। ठीक है, तो ये इसको आप क्लेविकल बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर है
आपका जानू फलक, ठीक है, जानू जान मेरी जाने मन, ठीक है, सस्ता मेरा प्यार, ये वो वाला नहीं है, ठीक है, ये जानू फलक है, मतलब है आपकी नी कैप, ठीक है। और नी कैप को आप कह सकते हैं पटेला, ठीक है, या फिर इसको आप हिंदी में वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि घुटने की ढकनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, नेक्स्ट है इसमें आपका स्कंद फलक, मीन्स आपका जो शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड है वो स्कैपुला से बनता है और इसको स्कैपुला भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है आपको याद रखना है। तो मस्तिष्क आपका मेनली आपके सोचने के लिए, ठीक है, आपकी हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए और इसके साथ में शरीर के संतुलन को बनाने के लिए आपका मस्तिष्क है ज़रूरी है। क्योंकि मस्तिष्क, देखिए अब आप बोलेंगे कि शरीर का संतुलन कैसे बनेगा, जो हम कानों से हमारी जितनी भी ध्वनियाँ सुनते हैं या फिर जो बाहरी एनवायरनमेंट है उससे हमारे जो कान है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि स्टिमुलेंट्स बार बार है वो हमारे ब्रेन तक भेजते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस है वो अच्छे से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिवृत्ति क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो नियंत्रण केंद्र है ये है आपका कशेरुक रज्जु के अंदर, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये स्पाइनल कोड है जो आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट है उनको तुरंत शो करता है। अब कैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन से हो गए, रिफ्लेक्स एक्शन कौन से हो गए। अब सपोज कीजिए कि अचानक से आपको कोई पीछे से पिंच करे, ठीक है, या फिर आपको कोई हाथ पे सुई चुभा दे, तो आप जो अचानक से जो रिएक्ट करते हैं उस पेन के स्टिमुलेंट्स के अगेंस्ट, तो वो होते हैं आपकी रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। या फिर जैसे कि आपका आग पे हाथ लग गया है, तो जो ऐसी मूवमेंट्स होती है जो रिफ्लेक्स मूवमेंट के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये स्पाइनल कोड के थ्रू ही आपकी कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है, तो किस में होती है। तो ये जो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर हम ये कह सकते हैं जो मस्तिष्क का ब्रेन है इसके 3 पार्ट रहते हैं और 3 पार्ट में जो सेरिब्रम है वो आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी मीन्स याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो ये होती है आपकी ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको आप अंडवाहिनी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर का वह भाग जहां शुक्राणु और इसके साथ में डिंब को निषेचित करता है, तो ये होती है आपकी डिंब वाहिनी नली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो ये कितने दिन के लिए आपकी सुरक्षित रखते हैं। तो भाई ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी इंटरकोर्स करता है, इंटरकोर्स का मतलब है जब सेक्स रिलेशन बनाता है, तो जो मानव शुक्राणु है वो निषेचन के लिए जो मादा जनन अंग के पथ के अंदर, ठीक है, डिंब वाहिनी नली तक ये कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन में ये सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, 1 से 2 दिन ही ये अपना फाइट या फिर ये कह सकते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये निषेचित नहीं हुए तो ये डैमेज हो जाते हैं और खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है कितने दिन में, तो ये अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह के अंदर, जी हाँ, 4थे सप्ताह का मतलब है कि ये 1 महीने के बाद जो हार्ट बीट है वो उस भ्रूण के अंदर है बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके से पूछा गया है कि वह कला जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कंश से रक्षा करती है, चलिए इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, वह कला जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कंश से रक्षा करती है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहा जाएगा एनमियन, ठीक है, इसको आप उल्व भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो ये फेफड़ों के द्वारा आपका श्वसन किया जाता है, ठीक है, जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता वह कौन सी है। तो भाई वायु की मात्रा जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता ये है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में आपकी 78% रहती है, और अगर हम सांस में जो 78% आपका ऑक्सीजन का पार्ट लेते हैं, ये नाइट्रोजन का जो पार्ट लेते हैं तो नाइट्रोजन है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं, उसका कोई भी कंजप्शन है, कोई भी यूज़ है आपके फेफड़े नहीं करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में रहती है 21% मौजूद, और 21 में से हम 5%, हमारे जो लंग्स है वो 5% जो ऑक्सीजन को कंजप्ट कर सकते हैं, और 16% है वो वापस से एनवायरनमेंट में हम छोड़ देते हैं। और जो 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये बढ़कर 4% तक हो जाती है, ठीक है। तो 4% हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फेफड़ों के
के द्वारा छोड़ते हैं एक श्वास के अंदर, एक ब्रीथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है। तो भाई यहाँ पर धड़कने की बात है कि लब डब जो मूवमेंट होती है वो टोटल आपकी 72 बार होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं तो 72 बार, 70 से लेकर 75 बार आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। 72 बार है वो आपका हार्ट बीट करता है, हृदय आराम करता है। भाई इस क्वेश्चन के लिए मुझे ना कई साथियों ने ये बोला था कि नहीं करता नहीं करता नहीं करता। अब भाई मैं यहाँ पर कितनी बार आपको बताऊंगा कि जो आपकी हार्ट बीट होती है, जो लब और डब की आवाज़ आती है, सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक प्रेशर आपका बनता है, ठीक है, सिस्टोल और जो डायस्टोल होता है, तो इसके अंदर दो धड़कनों के बीच है वो हार्ट थोड़ा सा आराम करता है। अब देखिए जो आपकी सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर बनता है, आप ये कह सकते हैं कि जो लब की आवाज़ आती है ना, लब, ठीक है, लब की जो आवाज़ आएगी वो आप ये कह सकते हैं कि 0.03 सेकंड, ठीक है, 0.3 सेकंड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। 0.3 सेकंड का टाइम है वो टोटल लेती है। उसके बाद में जो डब की आवाज़ आएगी वो डब की आवाज़ है 0.5 सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब 0.5 को और आप 0.3 को आप टोटल कर लीजिए तो यहाँ पर 0.8 सेकंड के अंदर एक आपकी जो हार्ट बीट है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसी दौरान जी हाँ, लब और डब के बीच में थोड़ा सा बिल्कुल माइनर, आप ये कह सकते हैं कि आपको महसूस भी नहीं होगा, आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा आराम करता है। भाई ज़रूरी है, सबके लिए आराम ज़रूरी है, मशीन के लिए भी आराम ज़रूरी है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो भाई हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, ये है टांगों में दर्द। जी हाँ, अगर सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आ गया है और आपका जी हाँ वोमिटिंग करने को या फिर बेचैनी आपको महसूस हो, बाह में दर्द, जी हाँ अगर आपका लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है, आपका हाथ है, अगर उसमें दर्द हो रहा है, ठीक है, झंझनाहट आपको महसूस हो रही है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। जो टांगों में दर्द है इसका कोई सिम्टम्स ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदयघात का सटीक लक्षण क्या है। भाई सटीक का मतलब है एक्यूरेट लक्षण, एक्यूरेट सिम्टम्स है कौन सा है, तो ये है आपका जी मिचलाना, ठीक है, आपको वोमिटिंग को दिल करेगा, आप कह सकते हैं कि आपको बेचैनी ज़्यादा महसूस होगी, एकदम से अचानक से आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और तेज सीने के अंदर दर्द है, तो ये आपके सिम्टम्स रहते हैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि हृदय में होते हैं कितने, तो 4 चैम्बर आपके होते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट में आपका सेप्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और फिर जो आपका लेफ्ट और राइट जो आपके यहाँ पर चैम्बर बने हैं उन चैम्बर के अंदर भी आपके 2 वॉल लगे होते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड में लगा होता है आपका मिट्रल वॉल, और जो आपका राइट साइड का है उसमें लगा होता है आपका ट्राइकास्पिड वॉल। तो ये जो वॉल है ये कह सकते हैं कि जो आपका अपर और लोअर चैम्बर को बनाने का काम करते हैं। तो टोटल 4 कक्ष होते हैं, और इससे रिलेटेड भी मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने पूरे हार्ट की फंक्शनिंग समझाई हुई है। तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लीजिए, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपको 600 से ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर मिल रही है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजी जाती है, जो उपजती है, मीन्स जो पैदा होती है, कहाँ पैदा होती है, ये आपके हार्ट के अंदर ही पैदा होती है, ठीक है। हृदय स्पंदन है किस पर, एक विद्युतीय तरंग। अब विद्युतीय तरंग को आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एक SA नोड, जी हाँ आपने जरूर सुना होगा नाम SA नोड, ठीक है, इस नोड को कहते हैं साइनो एट्रियल, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड ये होता है, और ये आप ये कह सकते हैं कि हार्ट का पेस मेकर होता है, हार्ट की जो आपकी स्पंदन है, जो हार्ट बीट है, इसी पर नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई के अंदर मीन्स जो आपने कई बार देखा होगा भाई फीवर हो गया, और आप सामने वाला जो भी ऑब्जर्व कर रहा है आपको कि आपको फीवर है या नहीं है, आप उसको अपनी कलाई दिखा देते हैं, और वो कलाई से आपकी नब्ज को चेक करता है, ठीक है, पल्स रेट चेक करता है, और पल्स रेट आपके हृदय के बराबर होती है, ठीक है। अगर आपकी 72 75 से अगर अबव आपका हार्ट बीट, आपकी जो पल्स रेट चल रही है, तो वो आपको सामान्य ये कह देगा कि हाँ भाई आपको शायद फीवर हो, ठीक है, या फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर देखकर बताता है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट और आपकी जो हार्ट बीट है वो लगभग बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का तापक्रम, जी हाँ मानव शरीर का तापमान है तो न तो जाड़ों के अंदर घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, आपका नॉर्मल रहता है तापक्रम। अब तापक्रम कितना है, इससे भी रिलेटेड आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है, और अगर आप इसको करते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट तो ये हो जाएगा आपका 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। F से आप इसको दिखाएंगे, ठीक है, फ़ारेनहाइट, क्योंकि भाई मैं बच्चों का डेली चेक करता हूँ तो मुझे पता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना रहेगा, ब्लड की टोटल अमाउंट से कितनी रहती है, तो ये आपकी 5 से 6 लीटर है आपकी बॉडी के अंदर है ब्लड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वह रक्त वर्ग मीन्स वहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, सार्वत्रिक दाता इसको कहा जाता है। भाई ये किसी को भी दे सकता है, तो ये होता है आपका ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, और ओ के अंदर भी जो माइनस ओ, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ओ नेगेटिव है, चलिए मैं इसको एक बार वापस से मेंशन कर देता हूँ, जो ओ नेगेटिव है ना, ओ नेगेटिव किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओ प्लस है ये सिर्फ उसी को दिया जा सकता है जिसका प्लस आप कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक अभिसर्शन दिया गया है, एक कह सकते हैं कि एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है, अभिकथन है और एक आपका कारण है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में तालमेल पूछा गया है। तो पहला है यहाँ पर ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रीजन यहाँ पर बताया गया है कि रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई भी एंटीजन नहीं होता, वह इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह एल्यूग्लिटेशन बना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपके इनमें से जो ए सही है परंतु आर है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो ब्लड ग्रुप ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खालिस्तान हो, मीन्स यहाँ पर कोई भी वर्ग हो, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति चाहे ओ हो, चाहे ए ब्लड ग्रुप है या फिर बी ब्लड ग्रुप है, वो किसी का भी ब्लड है वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड मीन्स यहाँ पर जो एंटीबॉडी का है वो अभाव रहता है, तो ये इसीलिए किसी का भी जो ब्लड है वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है मीन्स जो उसका ब्लड ग्रुप है ए है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जो एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये शायद पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिए जो पत्नी का ग्रुप है वो ओ ग्रुप है, ठीक है, भाई का ए बी ग्रुप है, पुत्र का है वो ए ग्रुप है और पुत्री का है ओ है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उपरोक्त में से वह संबंधी जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं, तो ये कौन कौन से रहेंगे। एक तो इसमें हो जाएगा, एक तो पत्नी दे सकती है, ठीक है, इसके बाद में एक पुत्र है वो दे सकता है क्योंकि ये कह सकते हैं जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका एक ब्लड ग्रुप रहेगा, ठीक है, और इसके साथ में जो यहाँ पर पुत्री है वो दे सकती है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये इनको नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें ए बी क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बी है वो बी के एंटीजन भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है मीन्स ब्लड की जरूरत पड़ती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने के समय उसके जो ब्लड का आप ये कह सकते हैं जो टेस्ट है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, इतना टाइम नहीं है कि उसका वो टेस्ट किया जाए, तो वह कौन से रक्त समूह को लेगा। तो भाई उसको आप सीधा सा ओ नेगेटिव दे दीजिए कि ओ नेगेटिव है वो व्यक्ति ले सकता है जिसको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अज्ञात रुधिर वर्ग वाला एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। भाई इन्होंने तो पहले 2 क्वेश्चन में भी दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और तीसरे में भी अभी ये कर रहा है, चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है परंतु उसे तुरंत रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्तदान के लिए प्रयोग सुरक्षित रहेगा, तो ये कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए भाई ब्लड ग्रुप ओ और आर एच फैक्टर, जी हाँ आर एच फैक्टर से भी आपसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। देखिए अब आर एच जो फैक्टर है ये आपका नेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ओ नेगेटिव हो जाएगा, तो ओ नेगेटिव का आप दे सकते हैं। अब आर एच फैक्टर है वो कहाँ से लिया गया है, आर एच फैक्टर एक रीसस नाम के बंदर से लिया गया है। आप कह सकते हैं कि जो रीसस नाम का बंदर है उस पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसके अंदर जो आपके एंटीजन पाए गए थे वो ओ आप ये कह सकते हैं जो माइनस और आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पाए गए थे, तो यहाँ से ये आर एच फैक्टर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे
खून दिया जाना चाहिए। तो कौन सा दिया जाना चाहिए भाई, ये दोबारा से आगे एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका ओ नेगेटिव है आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया रक्त समूहों की खोज किसने की है। तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए। तो ये है कार्ल लैंडस्टेनर। जी हाँ, कार्ल लैंडस्टेनर ने जो आपके ब्लड ग्रुप है इनकी खोज की है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो RH फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे संबंधित था, ये एक रेसस नाम का बंदर था, ठीक है। तो वहाँ से ये RH फैक्टर है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र पैदा हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त क्या होगा। तो भाई यहाँ पर इसका हो जाएगा O पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो दूसरा, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो दंपत्ति है इनमें से एक का O नेगेटिव है, तो यहाँ पर O नेगेटिव तो नहीं है, तो यहाँ पर ये A पॉजिटिव है, ठीक है। तो AB देखिए AB से यहाँ पर A रक्त ग्रुप बन गया है, B से यहाँ पर आपका कह सकते हैं B पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो O पॉजिटिव है ये कह सकते हैं कि जो गोद लिया गया बेटा है उसका यहाँ पर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर अभी रुधिर परिवहन तंत्र, जी हाँ यहाँ पर कह सकते हैं जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आ गए हैं। तो रक्त होता है, तो रक्त क्या है, अपने आप में एक ये तरह से कह सकते हैं कि एक तरल संयोजी उत्तक रहेगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक तरह से प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपके शरीर के अंदर मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ये एक तरह का एक प्रोटीन है। और ये कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम करता है, ये हीमोग्लोबिन की मदद से हो पाता है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो कह सकते हैं कि एक तरह से मैग्नेटिक पावर होती है जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया भाई, आप ये कह सकते हैं कि एक MCQs टाइप में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें विचार करना है, तो क्या है देखिए, अब जो रुधिर वर्णिका है इसमें लोहा होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। भाई कुछ रोगों का तो नहीं, यहाँ पर सभी के लिए आपकी रक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ये आपके 3 सही हो जाएंगे। पहला सही रहेगा इसमें आपका, ठीक है, पहला सही है कि इसके अंदर आपकी आयरन की मात्रा रहती है, ठीक है, रेड कलर देता है और इसके साथ में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब जो प्रतिरक्षा का काम है, देखिए भाई ब्लड के अंदर जो आपके प्रतिरक्षा का काम है वो होता है आपके वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो RBCs है, RBCs के अंदर ये तीनों पाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये काम नहीं है, ठीक है। सभी रोगों के लिए आपका प्रतिरक्षा का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हीमोग्लोबिन के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब भाई चलिए इनके ऊपर भी हम विचार कर लेते हैं, तो कौन कौन से सही रहेंगे। एक तो यहाँ पर यह है कि हीमोग्लोबिन के अंदर यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर कि यह लोह युक्त यौगिक है, मीन्स जिसका निर्माण है वो लोहे से हुआ है, आयरन की मिलावट से हुआ है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आप ये कह सकते हैं जो हीम और ग्लोबिन, ठीक है, 2 वर्ड से आपका मिलकर ये बना है। तो हीम का मतलब ही अपने आप में आयरन रहता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो भाई इसका काम है प्रतिरक्षा देने का काम नहीं होता। नेक्स्ट है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 है, ये सही रहेंगे। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या रहेगा, तो भाई बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये है आपका केंचुआ। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, तो ये है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लाल रक्त कणिका मीन्स RBCs का रंग होता है, ये जो रेड कलर है वो किसके कारण है, तो ये है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि रक्त का शरीर में कार्य है। तो रक्त का शरीर में क्या कार्य है, तो भाई रक्त का शरीर में कार्य सिर्फ इतना है कि सारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाए और जहां पर भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से अपना वहां पर जितने भी न्यूट्रिशंस है वो ले और उनको अच्छी मात्रा में पहुंचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य में औसत रक्तचाप कितना होता है। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये है आपका 120 और 80।
ठीक है, 120 और 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो जो सिस्टोलिक है ये हो जाएगा आपका 120 मिलीमीटर और जो डायस्टोलिक है ये हो जाएगा आपका 80 मिलीमीटर। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये 120 मिलीमीटर सिस्टोलिक है क्या और डायस्टोलिक 80 mm क्या है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जब आपका हार्ट है स्ट्रोक करता है और अरोटा और जो साथ में आपकी जितने भी आर्टरीज है उन पर जो प्रेशर पड़ता है तो वो जो प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक होगा। जब वहाँ पर आपका हार्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हार्ट जब अरोटा के ऊपर प्रेशर डालता है, मीन्स जहाँ पर ब्लड का आप स्ट्रोक देते हैं, ठीक है, जब ब्लड पंप करता है और जो आपकी अरोटा की धमनियों पर, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो अरोटा है आप इसको धमनी भी कहिएगा, ठीक है, आप इसको महाधमनी कहिए, तो जो इसकी वॉल्स है, जो इसकी मेम्ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है उसको हम जानते हैं नाम से किस्सा, यहाँ पर इसको कहेंगे सिस्टोलिक, ठीक। और डायस्टोलिक होता है जब आपका हार्ट पंप कर देता है ब्लड को और फिर वापस से जो रेस्टिंग कंडीशन में आता है तो उस टाइम पे जो आपकी मेम्ब्रेन पर, ठीक है, जो आपकी धमनियों की जो मेम्ब्रेन है उस पर जो वहाँ पर प्रेशर रहेगा वो आपका 80 मिलीमीटर रहता है, ठीक है। तो ये जो 80 मिलीमीटर जो आपकी अरोटा धमनियों के ऊपर जो प्रेशर रहता है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है। तो रक्त दाब को जो आप इसको कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे चेकआउट किया जाएगा, तो एक यंत्र होता है, इसको कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। भाई याद रखिएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर आपने देखा भी होगा, और आजकल तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक और इसके साथ में जो डिजिटल है वो आपके डिजिटल स्फेग्नोमैनोमीटर भी आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। Hg अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो जो Hg है ये क्या है, ये अपने आप में एक मरकरी हो जाएगा, ठीक है, मरकरी है। पारा, भाई इसको आप कह सकते हैं कि जो पारे का साइन है वो Hg होता है, ठीक है। तो अगर किसी का 140 mmHg है तो इसका उल्लेख Hg क्या कर रहा है, तो ये है मरकरी से है, ठीक है। और 140 अगर किसी का ब्लड प्रेशर हो गया है तो इट मीन्स कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होगा, तो भाई उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, योगा कीजिए और इसके साथ में जो आपकी मेडिटेशन एक्सरसाइजेज है उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दबाव का मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है श्रीमती एक्स है, तो श्रीमती एक्स का है आपका 90-60, और इसके बाद में श्री एक्स है तो इनका है 160-120, और श्री वाई है तो इनका है 120-80, और श्रीमती वाई है इनका है 140-100। तो इनमें से सामान्य रक्तदाब किसका रहेगा, तो भाई जो श्रीमान यहाँ पर वाई है, ठीक है, श्रीमान वाई का यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है, बाकी इनका कम हो जाएगा, ठीक है, इनका कम हो जाएगा, ठीक है, इनका ज़्यादा हो जाएगा और इनका भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ठीक है, जो आपका बाहर का जो प्रेशर है, ठीक है, जो आपका एनवायरनमेंट का प्रेशर है उससे अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो भाई ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि ओ ब्लड ग्रुप है उसका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच, जी हाँ यहाँ पर पीएच वैल्यू है वो कितनी रहेगी, तो ये आपकी 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकती है। तो आप सीधा सा सामान्य भाषा में इसको आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है हमारी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको आप देख भी लीजिए, क्वेश्चन में बताया भी गया है कि जो ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या रहती है, तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिजन, जिसको आप एंटीजन कह सकते हैं। तो एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड, जी हाँ यहाँ पर एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज बनाने में आपकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या होती है, तो एंटीजेंस की जो मूल विशेषता है वो ये रहेगी कि वे प्रतिरक्षियों के
निर्माण को प्रेरित करते हैं। प्रतिरक्षी का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर आप ये कह सकते हो जो इम्यून बनाने का काम है ये यहाँ पर एंटीजेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है। तो भाई शरीर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो वो कंट्रोल करने का काम होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पर, जिनको आप WBC कह सकते हैं। और WBC का आकार कह सकते हैं कि ये एक स्थिर आकार नहीं रहता, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपने आप का इसका कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। ये कभी किसी आकार का बन जाता है, कभी किसी आकार का बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। तो भाई जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनका मुख्य काम होता है आपका बॉडी के अंदर जो डिजीजेज होते हैं उन डिजीज से लड़ने का काम है, यहाँ पर ये करते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो ये कौन सी है। तो जी हाँ, रुधिर के प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है उनका निर्माण होता है लिम्फोसाइट के अंदर। लिम्फोसाइट का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिरक्षा असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है। तो ये लिम्फोसाइट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मानव रक्त की शयनता का कारण क्या है। तो ये है आपके रक्त के अंदर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मानव के श्वेत रक्त कणों मींस WBC का व्यास होता है, तो ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा। तो ये है आपका 0.007 मिलीमीटर। जी हाँ, 0.007 मिलीमीटर तक का व्यास हो जाता है किनका, यहाँ पर WBC का। और जी हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स से बहुत ही कम अमाउंट में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हाँ, यहाँ पर इनका जो जीवन काल है वो भी बेचारों का बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। 2 से 5 दिन के अंदर ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान के अंदर क्या कहा जाता है। ठीक है भाई, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है अगर ये भी ज़्यादा हो गए हैं तो ये इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये समझ जाइए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में भी ब्लड सेल्स बन गई हैं तो भी वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जी हाँ बापू, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। अगर शरीर के अंदर किसी भी तरह की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो दोनों ही सिचुएशंस में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो ये किसके अंदर बनती है, तो ये आपकी बोन मैरो के अंदर बनती है, अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया WBC का बनना तथा RBCs का विनाश होता है कहाँ, तो ये प्लीहा के अंदर होता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो स्प्लीन है, प्लीहा है, जिसको आप तिल्ली भी कहते हैं, तो भाई ये एक तरह से जो आपकी RBCs है इनकी ग्रेवयार्ड कब्रगाह भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। भाई जो बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज की मात्रा है, ठीक है, उसको आप कैसे दिखाएंगे, तो ये होती है आपकी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा। भाई एक तरह से संभरण का मतलब है कि जो आपकी बॉडी को आपका जो हार्ट है और उस हार्ट के अंदर ही ब्लड को पहुंचाने का काम है तो वो कौन सी धमनियां करती है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है आपकी कार्डिक आर्टरीज। जी हाँ, कार्डिक आर्टरीज आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में यहाँ पर यह है फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिनिन में परिवर्तन में लगभग भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। भाई रक्त का थक्का बनाने में जो फाइब्रिनोजिन, जी हाँ फाइब्रिनोजिन, काफ़ी पेचीदा सा नाम मुझे लगा, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेता है तो कौन सा है। तो भाई एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग का काम करता है तो ये होता है आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बिन। ठीक है, प्लेटलेट्स आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें
थ्रोम्बिन का संबंध होता है। तो ये किस में संबंध रहेगा? तो ये रक्त जमाव में होता है, ब्लड की क्लोटिंग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना रहता है? तो प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड की ये कह सकते हैं जो प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा है, ठीक है, वाटर जो अमाउंट रहती है ये आपकी 90 से लेकर 92% रहती है, ठीक है। तो आप इसको 90% कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है, तो कौन सा है? तो ये होता है कि आपके रक्त के अंदर जो WBC की तुलना में बिंबाणु है वो अधिक रहते हैं, जो प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स को आप बिंबाणु कह सकते हैं, ठीक है। तो WBC है वो सबसे कम रहते हैं, उसके बाद में आपके बिंबाणु, और बिंबाणु से अधिक रहते हैं आपके RBCs। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो अभिगमन का मतलब है कि कैसे चलता है भाई ऑक्सीजन का चक्कर। तो ऑक्सीजन है रक्त के द्वारा, ठीक है, इसके बाद में है फुफ्फुस के द्वारा और इसके बाद में है ऊतक के द्वारा। तो यहाँ पर सही क्रम क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले आपका जाएगा किसमें? लंग्स के अंदर। जी हाँ, लंग्स के अंदर है ऑक्सीजन आती है, उसके बाद में फिर आपका वहाँ से रक्त है जो ब्लड है वो कैरी कर लेगा, और इसके बाद में जो आपके ऊतक है फिर वो आपको उसमें यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होगी? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो जो श्वास गति है वो अपने आप ही जी हाँ जो रेस्पिरेशन की जो आपकी कह सकते हैं जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गई है बॉडी के अंदर तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की एक क्षमता है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रीजन और असर्शन के तौर पर दिया गया है। तो पहले हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। कटे हुए स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो भाई कई बार है हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों किया जाता है इसके बारे में रीजन बताया गया है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा कि भाई कभी भी अगर आपकी बॉडी से अगर ब्लड की क्लोटिंग शुरू हो गई है तो यहाँ पर आप एक तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं से कट फट गया है तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखिए दर्द तो ज़रूर होगा, दर्द बिल्कुल होगा भाई। फिटकरी है अगर वो कटे हुए पर अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक तरह से जलन पैदा करती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपका ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपके जिस घाव से ब्लड निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। और इसीलिए जी हाँ कई बार हम जब शेविंग करते हैं तो शेविंग के तुरंत बाद आप ये देखते होंगे जो हेयर सैलून वाला है या फिर आप अपना घर पे है फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है उसे बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्लास्टिक का रक्त किस्म है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल आपका ब्लड है जो किसी को भी दिया जा सकता है बिना किसी विचार के, ठीक है। आप अगर उसको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप किसी को भी ये दे सकते हैं। तो अब है यहाँ पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, चलिए इनको भी हम लगे हाथ अब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो किस में रहेगा? तो जी हाँ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो आप खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन न्यूट्रिशंस का जो ऑब्जॉर्प्शंस है वो आपकी छोटी आंत में होता है 95% तक। जी हाँ 95%, 95% तक जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। जो 5% आपके न्यूट्रिशंस ऑब्जॉर्प्शन की बात होती है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया लार सहयोगी होती है। तो भाई लार जो सलाइवा है ये कहाँ से बनता है? सीधे पहले हम इसकी ये बात कर लेते हैं। तो जो सलाइवा है वो आपकी बनाती है सलेवरी ग्लैंड्स, और आपकी बॉडी के अंदर 6 टोटल सलेवरी ग्लैंड्स है, 3 के पेयर में, ठीक है, 3 जोड़े में रहेगी। और जो लार होती है इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स रहता है वो रहता है टाइलिन, और टाइलिन जो है वो जैसे ही आपने कोई भी खाना खाया, जी हाँ जो स्टार्च है जैसे ही आपके मुंह में गया, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से
से सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहेगा, स्टार्च, ठीक है। तो जैसे ही आपके मुंह के अंदर गया तो सलाइवा है वो इसको पचाना शुरू कर देता है, तो मुंह के अंदर ही आप ये कह सकते हैं कि जो आप खाना खाते हैं उसका पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मानव वृक्क, जी हाँ, यहाँ पर किडनी से संबंधित जो कार्य हैं उनके ऊपर विचार करना है। जी हाँ, किडनी है वो कैसे काम करती है इसके ऊपर आप विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पर जो बताया गया है ये स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है अपनयन का मतलब है कि जैसे उसका डायलिसिस कर दिया गया तो वो क्या होगा, जो स्वच्छ रक्त है वो आपका वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, इसके बारे में कहा गया है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु कोशिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशेषण हो जाता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। तो भाई एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो बोमन संपुट आपने देखा होगा जो लघु नलिकाएं हैं, भाई यहाँ पर सीधी सी बात इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स है वो एक तरह से आप एक छलनी का काम करती है और वो नेफ्रॉन आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उस ब्लड को छानने का काम करती है। तो ब्लड के अंदर जितने भी आपके ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी खून को ज़रूरत नहीं है तो वो यूरिन में मिलके आप उसको बाहर निकाल देते हैं और जो बाकी आपका ग्लूकोज है और जो उसका ग्लूकोज के जो कंपोनेंट्स रहते हैं आप उनको वापस से फिल्टर करके आप वापस अपने शरीर के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो भाई इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो इसको कहते हैं आप अपोहन या फिर इसको डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। और डायलिसिस जो काम होता है ये मेनली आपकी किडनी करती है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो बिल्कुल सही है भाई, आपके शरीर के अंदर 2 किडनियां हैं और एक किडनी का वेट अगर हम बात करें तो 150 ग्राम के करीब रहेगा। भाई 150 ग्राम की किडनी है, ठीक है। और ये सेम के जो बीज होता है ना, सेम उसी का आकार इसका रहेगा, ठीक है, 150 ग्राम की रहेगी। और ये यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आपका खून है उसको प्योरीफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि डायलिसिस से संबंधित है। तो डायलिसिस किस से रिलेट करता है, तो ये वृक्क से या फिर किडनी या फिर आप इसको गुर्दा कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। तो भाई जो यूरिया को अलग करने का काम है वो आपके ब्लड से करता है गुर्दा। जी हाँ, गुर्दा है आपके ब्लड के अंदर जो यूरिक मात्रा है, जो यूरिया की मात्रा है उसको अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ये होता है आपका 1200 सीसी प्रति मिनट। जी हाँ, 1200 सीसी प्रति मिनट आपकी जो किडनी है उससे रक्त का प्रवाह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है। तो भाई अपोहन है, आप ये कह सकते हैं कि जो अपोहन का काम है एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्लड को प्योरीफिकेशन का काम है उसको अपोहक या फिर आप कह सकते हैं कि डायलिसिस को कहा जाता है। तो डायलिसिस जो काम है ये आपकी किडनी का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जमा हो जाता है। तो भाई सीधी सी बात, अगर आपका गुर्दा है वो काम करना बंद कर गया है तो आपके ब्लड के अंदर जो नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ है, नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का मतलब है दोज हु नो नीड इन योर बॉडी, आपके शरीर के अंदर जिनकी ज़रूरत नहीं है ऐसे पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो ब्लड है वो दूषित हो जाता है। और दूषित होने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि ना अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगे, ना आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रह पाएगा, ठीक है, और रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो भाई इसीलिए अपनी जो किडनी है उनका ध्यान रखिए। अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अगर आप ऐसे विषैले पदार्थों का सेवन करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसके अंदर जितने भी आपके नशीले पदार्थ आ जाते हैं, तो भाई इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छी मात्रा में आप पानी पीजिए और जो दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर में फ़ायदा पहुंचाए उनका सेवन किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या है। तो भाई मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य है ये रहेगा कि जो किडनी है वो रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। जो कितनी मात्रा है वो आपके पानी ब्लड के अंदर पानी की मात्रा रहेगी, इसको नियंत्रित करने का काम करती है। और इसके साथ में जो यूरिया है उसको छानकर शरीर से बाहर कर देगी और कई प्रकार के हार्मोन्स हैं उनका स्त्रावण करती है। अब भाई हार्मोन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा एक हार्मोन है वो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। जी हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन है वो एड्रेनल ग्लैंड से आपका पैदा किया जाता है, जिसको आप फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मानव वर्क अश्मरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो ये है आपका कैल्शियम
ऑक्सलेट। भाई एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका किडनी स्टोन है ना, वो तब बनना शुरू होता है जब आपकी बॉडी कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कैल्शियम चला जाता है, जिसका आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती, तो वो आपकी किडनी के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वो किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो एक तरह से पथरी का रूप ले लेता है, एक स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो भाई अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसको पचाइए, और अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो आप कैल्शियम की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दीजिए, धूप में बैठिए, आयोडीन का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, विटामिन डी अच्छी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक रीजन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है, चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो असर्शन बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत, यकृत का मतलब है लीवर, ठीक है। चलिए अब रीजन बताया गया है क्या है। तो यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो आपका लीवर है, वो लीवर आपकी बॉडी के अंदर जो फैट का डिपोजिटेशंस, आप ये कह सकते हैं जो फैट है जो आप लेते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो लीवर है वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ये सही है। लेकिन पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो भाई ये गलत है। तो यकृत ऐसा कोई पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता, ये बाइल जूस बनाता है, ठीक है, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से पित्त बनाता है, तो ये पित्त है वो आपके खाने के अंदर पचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया एंजाइम क्या है। तो एंजाइम है ये आपके वायु उत्प्रेरक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम अपने आप में एक तरह के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो भाई एंजाइम को ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने का काम के लिए प्रेरित करता है, तो ये होता है आपका जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, ठीक है, कैटलाइज करने के लिए उत्तरदायी क्या रहेगा। तो भाई इसको कैटलाइज करने का, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक प्रक्रिया है इसको तेज करने का काम है, ये एंजाइम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है। तो भाई यकृत क्या करता है? तो यकृत आपकी बॉडी के अंदर, जी हाँ, यूरिया बनाने का काम करता है, और यूरिया को बाहर निकालने का काम है वो किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिपिड्स का पाचन होता है। तो लिपिड्स भाई अपने आप में देखिए, आपको पजल करने के लिए यहाँ पर लिपिड नाम दे दिया गया है। अब अगर मैं इसको वसा कह दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अगर मैं इसको फैट कह दूंगा तो आप इसको तुरंत समझ जाएंगे। तो भाई फैट, वसा या फिर लिपिड्स एक ही तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप क्वेश्चन में पूछा गया है लिपिड्स का पाचन होता है। तो पित्त अम्ल, जी हाँ, जो आपका बाइल जूस बनता है, ठीक है, इसके द्वारा आपका पाचन किया जाता है। पित्त अम्ल और लाइपेजिस की उपस्थिति में आपका जो लिपिड्स है, जो फैट है, इसका पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो गैस्ट्रिन है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक रीजन और एक असर्शन पूछा गया है। तो हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल यहाँ पर ये सही नहीं है, ठीक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन में अगर आप इसको बात करें कि सभी प्रोटीनों का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो आपकी ये 23 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमारी बॉडी को लगभग 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स हैं इनकी ज़रूरत रहती है, ठीक है। और इनमें से भी अगर हम बात करें तो जो 9 तरह के एमिनो एसिड्स है वो हमें खाने के थ्रू हमें चाहिए होते हैं। 9 तरह के प्रोटीन, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रीजन बताया गया है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। क्षुद्रांत्र का मतलब है आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर छोड़ा जाता है। तो भाई जो ए है ये गलत हो जाएगा और आर है ये बिल्कुल सही है। जो एंजाइम है आपकी, जो पैनक्रियाज है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक तरह से जो इंसुलिन है और जो आपकी दूसरी जो आपके यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो आपके एंजाइम्स है उनको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोटीनों के
पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो भाई प्रोटीन को पचाने में आपका सहायक एंजाइम है, इसको कहा जाता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसको कहा जाता है एमाइलेज। ठीक है, तो स्टार्च को आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस स्टार्च में बदलने का काम आपका एंजाइम करता है, इसका नाम है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न, वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका नाम रहेगा प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। जी हाँ, यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है वो आपका जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड्स में बदलने का काम करता है। ठीक है, इसका नाम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न में पूछा गया, मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है, तो ये किस में रहेगा? तो पुच्छ का मतलब है यहाँ पर आपका एनएस, तो ये हो रहता है आपकी वृद्धआंत्र में। ठीक है, वृद्धआंत्र का मतलब है यहाँ पर जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जो पुच्छ है वो संलग्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम क्या रहेगा? ठीक है, यहाँ पर इनका क्रम पूछा गया है। तो भाई जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका शेषांत्र, एक होता है मध्यांत्र और एक होती है ग्रहणी। तो भाई आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको कहेंगे आप डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये क्या है? तो ये है आपका प्रोटीन। जी हाँ, पनीर। पनीर के अंदर होता है आपका प्रोटीन और प्रोटीन है वो आपके नए टिश्यूज़ के निर्माण के लिए और जो आपके जो प्रोटीन है वो जो सेल्स की रिपेयरिंग करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो प्रोबायोटिक खाद्य है उससे रिलेटेड आपको जो खाद्य जो है प्रोबायोटिक खाद्य है उनसे आपको पूछा गया। तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि प्रोबायोटिक खाद्य अंतरफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो उपरोक्त दोनों कथनों में क्या संबंध है? तो ये दोनों ही आपके सही माने गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न में पूछा गया है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होगा? तो भाई ये आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने पहले ही मेरे हिसाब से कर लिया है और ये हो सकता है कि बाय मिस्टेक यहाँ पर दोबारा से आ गया है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जी हाँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जी हाँ, ऑक्सीजन की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई है, ठीक है, सांद्रता मीन्स जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, तो जो श्वास है वो अपने आप गति बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य प्रभावित करती है। तो ये किसको प्रभावित करती है? तो ये रक्त ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो भाई ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो कटे स्थानों के रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, और रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही आपके ये सही माने गए हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या बताई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, चलिए इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को बिना किसी विचार के लिए, जी हाँ, अगर आपको उसकी ब्लड की किस्म भी नहीं पता, मीन्स यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको दे सकते हैं। तो ये जो आपका आर्टिफिशियल प्लास्टिक कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक आपका ब्लड है वो बनाया गया है, तो किसने बनाया है? तो ये आपके ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो भाई ये थे मेरे हिसाब से आपके लिए आज के 130 क्वेश्चंस। जी हाँ, कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी स्क्रीन पर लिखा आ गया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब अस। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसके लिए? जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए और स्पोर्ट्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो again with the new series, with the new question. Till then, bye bye, take care.